अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के साथ एक दफ़ा फिर हम लोग इकट्ठे हैं। और आज हम लोग कुछ मज़ीद कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं इस वीडियो में। और ना सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बल्कि देखते हैं कि बाज़ ग्राफ्स भी इस वीडियो लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है। A wave of frequency 400 hertz has a velocity of 320 meter per second. The distance between the particle differing in phase by 90 degree. अब देखिए यहां पर उसने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी, ये उसने आपको वेलोसिटी बता दी, उसने फेज डिफरेंस आपको बता दिया 90 डिग्री और उसके बाद उसने ये पूछ लिया कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जहां पर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा उनके दरमियान फासला कितना होगा। अब एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो हमारे पास वन वेवलेंथ होती है ना, जो हमारे पास पाथ 1 लैम्डा के बराबर होता है, इसमें जो फेज आ रहा होता है वो 2 पाई का आता है। अब 2 पाई के फेज से क्या मुराद है? 2 पाई के फेज से मुराद है 360 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं कि लैम्डा हमारे पास 360 डिग्री फेज के इक्विवेलेंट डिस्टेंस है। अब अगर मुझे 90 डिग्री की बात करनी है तो मुझे डेफिनेटली इस 360 डिग्री को 4 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 90 आएगा। और उसी तरह मैं यहां पर लैम्डा को भी 4 पर डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो लैम्डा बाय 4 का डिस्टेंस होगा ये ऐसा डिस्टेंस है कि जिसके ऊपर जब 2 पॉइंट्स मौजूद होंगे इस वेव पर, उनके दरमियान फेज शिफ्ट 90 डिग्री का होगा। अगर ये कंप्लीट वेवलेंथ है तो ये मेरे पास लैम्डा बाय 4। लेकिन लैम्डा क्या है? लैम्डा तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ये कहते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। अब v की वैल्यू कितनी है? 320 और f की वैल्यू कितनी है? 400। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, इस जीरो को जीरो के साथ कैंसिल आउट कर दें। आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 40 है। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर मैं 8 के साथ इसको करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/5। अब यहां से आंसर खासा क्लियर हो गया हमारे पास, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम इधर से ही फायदा उठाते हैं। और उसकी वजह यह है कि फायदा क्या उठाना है हमने बेसिकली लैम्डा तो कैलकुलेट नहीं करना, हमने तो कैलकुलेट करना है लैम्डा बाय 4। तो मैं जब यहां से लैम्डा बाय 4 की बात करूंगा तो मैं इस 4/5 को भी तो डिवाइड करूंगा 4 के साथ, और जब मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा इसको तो ये बन जाएगा मेरे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कैंसिलेशंस। तो ये बन गया मेरे पास 1/5। 1/5 मीन्स 1/5 का क्या मतलब होता है? 1/5 का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। तो फिर हम कहेंगे कि डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, अगेन वेव की बात हो रही है, इन स्ट्रेट स्ट्रिंग इज 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग इज 200 हर्ट्ज। एफ, इफ द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स एंड द लेंथ इज रिड्यूस्ड टू 1/4। आपने जो लेंथ है इसको डिक्रीज कर दिया, 1/4 कर दिया इसको, और टेंशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया to the original values, the frequency of the vibration will be। अब ये हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन डेवलप हो सकता है किसी भी स्ट्रेट स्ट्रिंग के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है हमारे पास दैट इज v/2l। अब ये जो v है इसका एक अपना फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट f इंटू L/m, जिसको हम लिखते हैं F/m। अब यहां पर ये जो m है ये मैस नहीं है, बल्कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये मैस पर यूनिट लेंथ है। ये मैस
पर यूनिट लेंथ है, तो इस वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बन गई, वो फ्रीक्वेंसी बन गई 1/2L F/m। अब जो चेंज है वो चेंज क्या है, आपने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, फोर्स टेंशन को एक्सप्लेन कर रही है, और वो बन गई 4F। आपने लेंथ को रिड्यूस कर दिया है, और आपने लेंथ को रिड्यूस किया 1/4 कर दिया उसको, तो लेंथ बन गई आपके पास L/4। अब जो नया हमारे पास रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है एफ प्राइम का, और वो बन जाएगा 1/2L/4 इंटू 4F/m। अब अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं तो मैं कहता हूं ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये 2 होकर बाहर आ जाएगा। ये 4 जो नीचे लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 8/2L इसी तरह हमारे पास, और ये F/m। अब जो फैक्टर यहां पर जनरेट हो रहा है वो फैक्टर जनरेट हो रहा है 8 इंटू 1/2L F/m। अब ये जो 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ F/m, ये जो टर्म है, ये टर्म अगर आप देखें तो ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर गई ना। तो अब आपके पास जो नई फ्रीक्वेंसी है वो बन गई 8F के, और 8F F क्या था 200 हर्ट्ज। तो जब मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है जी, उसका आंसर आ गया मेरे पास 1600 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन डी यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से आपने देखना है। हम दोबारा इसको देख लेते। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और उसमें वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी के रिलेशन को हमने जब एडजस्ट किया हमारे पास ये कंप्लीट रिलेशन आ गया। इसमें जो फ्रीक्वेंसी टेंशन में चेंज था, जो लेंथ में चेंज था, उसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके जो फाइनल एक्सप्रेशन बना वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बन गया, और जब उसको पुट किया तो हमारे पास 1600 हर्ट्ज आंसर आ गया। A sound wave of frequency 400 hertz is traveling at a speed of 320 meter per second. What is difference in phase between 2 points on the wave 0.2 meter apart? अब देखें हमारे पास 400 hertz फ्रीक्वेंसी, 320 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, जो डिस्टेंस उसने हमें दे दिया जो x हम इसको लिख लेते हैं वो 0.2 मीटर अपार्ट, आपने फेज बताना है, एंगल बताना है। अब अभी पहले हम लोगों ने ये बात कही कि लैम्डा रिलेट कर रहा है 2 पाई के साथ, तो अब हमने ये देखना है कि पहले तो लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका 0.2 के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो लैम्डा की कैलकुलेशन के लिए V/F, V की वैल्यू कितनी है 320, F की वैल्यू कितनी है 400, इसे सॉल्व कर लें कैंसिलेशंस, और 8 के साथ फर्दर डिवाइड करेंगे इसको तो 4/5, और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8। अब यहां पर हम जरा इस एक्सप्रेशन को देख लें कि 4 और 5 को डिवाइड करने के लिए ये तो अपेरेंटली लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो हम यहां पे लगाते हैं पॉइंट, यहां पे लगाएंगे 0, अब बन गया 40, ये बन गया 8, ये बन गया 40, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वेवलेंथ जो है आपके पास 0.8 मीटर है। अब ये जो 0.2 मीटर है इससे क्या मुराद होगी, अब अगर आपको यहां से 0.2 मीटर जनरेट करना है तो हम ये कहेंगे कि हम वेवलेंथ को 4 पर डिवाइड कर दें, तो फिर हमें 2 पाई को भी 4 पर डिवाइड करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा मेरे पास π/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 0.2 मीटर के इक्विवेलेंट जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो π/2 होगा, यानी यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन होगी। In stationary wave, the distance between consecutive antinodes is 25 centimeter. If the wave velocity is 300 meter per second, then the frequency of wave will be. अब देखें उसने हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, स्पीड बता दी है,
और ये डिस्टेंस बता दिया उसने, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब लैम्डा कितना है, यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अबाउट स्टेशनरी वेव्स। जब हम स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं तो हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में कहते हैं कि जनाब ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स क्या है आपके पास, एंटी नोड्स, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। अब उसने लैम्डा बाय 2 के बारे में कहा हमें कि वो 25 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा जाके जब, तो ये बन जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास 0.5 मीटर। अब असल बात करते हैं, वापस आते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी उसने हमें बताई हुई है जी, v की वैल्यू बताई हुई है 300, लैम्डा कितना आ गया 0.5। अब आप चाहें तो इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें, अगर नहीं तो इस पॉइंट को रिमूव करें, इसकी जगह पर यहां पर 10 लगाएं, जितने किसी भी वैल्यू में, लाइक अगर मेरे पास ये 0.5 लिखा हुआ है तो मैं इस पॉइंट को रिमूव करता हूं, इसकी जगह 1 और जितने भी आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देता हूं। अब चूंकि ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था तो ये वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। अब 5 1 और ये 2, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स 600 हर्ट्ज, यानी आपके पास ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। अगला सवाल, मैंने आपसे कहा ना ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, यहां पर ग्राफ्स को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम V ऑफ ए गैस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। यहां पर आपके पास टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम को आपने एक्सप्लेन करना है। अब हमने सबसे पहले ये सोचना होता है कि ऐसा कहां पर होगा, किस लॉ में, किस प्रिंसिपल में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट मींस आइसोथर्मल फिनोमेना, आइसोथर्मल फिनोमेना मींस बॉयल्स लॉ वैलिड है। आपने कह दिया ना टेम्परेचर फिक्स है, तो टेम्परेचर फिक्स मींस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मींस आपके पास बॉयल्स लॉ। और अगर आपको ये ट्रैक समझ आ गया कि ये बॉयल्स लॉ है तो फिर तो ऑप्शन को मार्क करना कोई मसला ही नहीं रहा कि ये ग्राफ हमारे पास बनता है बॉयल्स लॉ के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखें, हमें ये बात बड़े अच्छे से याद रखनी है, वो जो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था ना प्रेशर ऑफ गैस वाला, वहां पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। और जब डायरेक्ट रिलेशन की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि दोनों वैल्यूज एक खास रेशियो में इंक्रीज कर रही हैं। सो दिस इज द बेस्ट कर्व फॉर दिस सेट सिचुएशन। सो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस थी, ये हमारे पास कुछ वेव से रिलेटेड बातें थी, कुछ ग्राफ से रिलेटेड बातें थी जो फर्दर थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट कर रही थी। इन बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी ग्राफ आए आपके पास, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिन दो क्वांटिटीज के बारे में ग्राफ है, जो दो क्वांटिटीज ग्राफ के डिफरेंट एक्सिस पे मौजूद है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि उनका आपस में क्या रिलेशन है तो फिर ग्राफ को गेस करना बहुत आसान हो जाता है। सो इन ग्राफ्स को देखें, कैलकुलेशंस को देखें, रूल्स को, फॉर्मूलों को, रिलेशंस को याद रखें, ताकि जब आपके एंट्री टेस्ट में कोई ऐसा सवाल आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।